हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बारिश की वो रात अभी भी याद है जब सारा शहर पानी में डूबा हुआ था और मैं अपनी पुरानी स्कूटी को धक्का देते हुए घर पहुँची थी। नाम है मेरी सारा। उस वक्त मैं एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर काम करती थी। सैलरी कम थी लेकिन काम में दिल लगता था। शाम को ऑफिस से निकलते ही बारिश शुरू हो गई थी और मैं भीगते हुए घर पहुंची तो मम्मी ने दरवाज़ा खोलते ही कहा, आ गई बेटा, कपड़े बदल ले, ज़ुकाम हो जाएगा। घर छोटा सा था, 2 कमरों का, लेकिन दिल बड़ा था। अब्बू बीते साल गुजर गए थे। उसके बाद से मम्मी और मैं अकेले ही थे। मम्मी स्कूल में टीचर थीं, रिटायरमेंट के बाद भी ट्यूशन पढ़ाती थीं। मैं उनकी इकलौती बेटी थी। शादी की बात कभी कभी उठती लेकिन मैं टाल देती। अभी करियर संभाल लूँ, फिर देखेंगे कहकर उसी कंपनी में काम करता था आर्यन, सॉफ्टवेयर डेवलपर। चुपचाप रहने वाला लड़का, लेकिन जब बात करता तो बातों में गहराई होती। पहले पहले तो बस गुड मॉर्निंग और फाइल भेज दो तक सीमित थी। फिर धीरे धीरे प्रोजेक्ट की वजह से साथ काम करने लगा। एक दिन लंच टाइम में बारिश हो रही थी, कैंटीन बंद थी। हम दोनों ऑफिस की बालकनी में खड़े थे। उसने अपना टिफ़िन खोला और कहा, मेरी मम्मी ने बनाया है, ज़्यादा है, खा लोगी? मैंने हंसकर मना किया, लेकिन उसने ज़िद की। उस दिन पहली बार हमने ज़्यादा बात की। उसने बताया कि वह अपने छोटे भाई को पढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा कोर्स करता है क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। मैंने भी अपनी बात शेयर की। अब्बू के जाने के बाद मम्मी कितना अकेली महसूस करती हैं। बातें बढ़ती गईं। हफ्ते 2 हफ्ते में वो बालकनी हमारी छोटी सी दुनिया बन गई। आर्यन में वो बात थी जो आजकल कम लड़कों में मिलती है, सम्मान। वह कभी भी मेरी बात को हल्के में नहीं लेता। अगर मैं कोई गलती करती तो शांति से समझाता। एक शाम ऑफिस से निकलते हुए उसने कहा, सारा, तुम्हारी मुस्कान देखकर लगता है कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। मैं शर्मा गई, लेकिन अंदर से कुछ गुदगुदाया। धीरे धीरे वो भावनाएं बढ़ने लगीं। मैं ऑफिस जाते वक्त खुद को ज़्यादा अच्छा तैयार करने लगी। वो भी मेरे डेस्क के पास से गुजरते हुए एक नज़र ज़रूर मारता। कभी कभी मैसेज पर आज का दिन कैसा रहा पूछता। मैं जवाब देती और बातें रात तक चलती, लेकिन कभी भी वो लाइन पार नहीं हुई। बस सम्मान, विश्वास और एक अजीब सा लगाव। एक दिन कंपनी में टीम आउटिंग थी, पहाड़ी जगह पर। सब हंस रहे थे, गाने गा रहे थे। आर्यन और मैं एक कोने में बैठे थे। उसने कहा, सारा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा दिल ज़ोर से धड़का, लेकिन उसने जो कहा वो सुनकर मैं चुप हो गई। मेरे घर वालों को अभी पता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ बहुत। अगर तुम भी महसूस करती हो तो एक बार मम्मी से बात कर लूँ? मैंने सिर हिला दिया। खुशी थी, लेकिन डर भी। घर पर मम्मी को कैसे बताऊं? वो पारंपरिक सोच की थीं। लड़के वाले पहले आएंगे फिर देखेंगे, यही मानती थी। फिर शुरू हुई वो मुश्किलें। आर्यन ने घर पर बताया। उसकी मम्मी, राधा आंटी ने पहले तो खुशी जताई, लेकिन जब पता चला कि मैं एक साधारण परिवार से हूँ, सैलरी कम है, तो उनका रुख बदल गया। बेटा, लड़की अच्छी है, लेकिन घर का माहौल मैच करना चाहिए। हमारा परिवार थोड़ा ऊंचा सोचता है। आर्यन ने विरोध किया, लेकिन घर में तनाव बढ़ने लगा। उधर मेरी मम्मी को जब मैंने बताया तो उन्होंने गहरी सांस ली। बेटा, लड़के के घर वाले क्या कह रहे हैं? मैंने सच बताया। मम्मी ने कहा, देख लो सारा, इज्जत का सवाल है। अफवाहें फैल गईं तो मुश्किल हो जाएगी। कुछ दिनों बाद ऑफिस में अफवाह शुरू हो गई। किसी ने देख लिया था कि आर्यन और मैं बालकनी में ज़्यादा बात करते हैं। एक सहकर्मी ने मजाक में कहा, अरे सारा, आर्यन के साथ सेट हो गई क्या? मैंने इग्नोर किया, लेकिन बात फैल गई। एक दिन एचआर ने मुझे बुलाया और कहा, सारा, कंपनी में पर्सनल रिलेशनशिप पॉलिसी है। अगर कुछ है तो बताओ, वरना अफवाहें काम प्रभावित कर रही हैं। मैं हैरान रह गई। मैंने कुछ गलत नहीं किया था, बस दिल की बात थी। उसी शाम आर्यन ने फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में परेशानी थी। सारा, घर पर मम्मी ने कहा है कि अगर मैं तुमसे बात करता रहा तो उन्होंने मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया है, एक लड़की जिसका पिता बड़ा बिजनेसमैन है। मेरा दिल बैठ गया। तो तुम क्या करोगे? मैंने पूछा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता,
लेकिन पापा की तबीयत ख़राब है। अगर घर में तनाव बढ़ा तो उनका ब्लड प्रेशर और बढ़ जाएगा। उस रात मैं रोई। मम्मी ने मुझे देखा और पूछा, क्या हुआ? मैंने सब बताया। मम्मी ने मुझे गले लगाया। बेटा, ज़िंदगी में प्यार ज़रूरी है, लेकिन इज़्ज़त और परिवार भी उतना ही ज़रूरी है। अगर लड़के का घर नहीं मान रहा तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। अगले दिन ऑफिस में एक और झटका लगा। किसी ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला, मेरी और आर्यन की पुरानी फ़ोटो जिसमें हम दोनों हंस रहे थे, और कैप्शन था, ऑफिस लव स्टोरी, लेकिन क्या यह सच है? पोस्ट वायरल हो गया कंपनी ग्रुप में। लोग चुपके से मुझे देखने लगे। एक लड़की ने तो सीधे पूछ लिया, सारा, तुम और आर्यन सच में? मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन अंदर से टूट गई। आर्यन ने मुझे मैसेज किया, सॉरी सारा, मैंने सबको मना किया लेकिन कोई नहीं मान रहा। घर पर भी दबाव है। उस शाम मैंने फ़ैसला किया। ऑफिस से निकलकर मैंने आर्यन से कहा, चलो आज घर चलते हैं, तुम्हारी मम्मी से बात करते हैं। आर्यन ने हिचकिचाया, लेकिन माना। हम उसके घर पहुँचे। राधा आंटी ने हमें देखकर भौहें चढ़ाईं। आर्यन, यह क्या है? मैंने शांति से कहा। आंटी, मैं सारा, आर्यन ने आपको बताया होगा, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। राधा आंटी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। बेटी, तुम अच्छी लड़की लगती हो, लेकिन हमारा बेटा अच्छे घर से शादी करे, यही चाहते हैं। तुम्हारी सैलरी, तुम्हारा बैकग्राउंड, समाज क्या कहेगा? मैंने गहरी सांस ली। आंटी, मैं गरीब हूँ, लेकिन ईमानदार हूँ। मैं आर्यन को प्यार नहीं, सम्मान करती हूँ, और वो मुझे। लेकिन अगर आपकी इज्जत को ख़तरा लगता है तो मैं पीछे हट जाती हूँ। बस एक बात कहना चाहती हूँ, आर्यन को मजबूर मत कीजिए, उसकी खुशी भी मायने रखती है। आर्यन ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। मम्मी, सारा सही कह रही है। मैंने सोचा था कि तुम समझोगी, लेकिन तुम सिर्फ समाज और पैसों के बारे में सोच रही हो। राधा आंटी चुप हो गईं। उस वक्त उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, गुस्सा, हैरानी और थोड़ा पछतावा। घर लौटकर मैंने मम्मी को सब बताया। मम्मी ने कहा, तुमने ठीक किया बेटा, अब देखते हैं क्या होता है। अगले कुछ दिन मुश्किल थे। ऑफिस में लोग फुसफुसाते। एक दिन बॉस ने मुझे बुलाकर कहा कि कुछ शिकायतें आई हैं, पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल से अलग रखो। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया, लेकिन अंदर से दर्द हो रहा था। आर्यन भी परेशान था। उसने घर पर साफ कह दिया था कि वो उस लड़की से शादी नहीं करेगा जिसका रिश्ता मम्मी ला रही थीं। फिर एक शाम अप्रत्याशित रूप से राधा आंटी हमारे घर आईं। मम्मी ने चाय बनाई। आंटी ने कहा, मैं सारा से बात करना चाहती हूँ। हम दोनों कमरे में बैठे। राधा आंटी ने धीरे से कहा, बेटी, उस दिन तुमने जो कहा वो मेरे दिल में लग गया। मैंने सोचा कि समाज क्या कहेगा, लेकिन भूल गई कि मेरा बेटा क्या महसूस कर रहा है। कल रात आर्यन ने मुझे वो मैसेज दिखाए जो तुम दोनों के बीच थे। उसमें ना कोई गलत बात थी, ना कोई बेइज्जती, सिर्फ इज्जत और समझ। मैंने गलती की। मैंने सोचा तुम सिर्फ साधारण हो, लेकिन तुम मजबूत हो। मैं चुप रही। आंसू आ गए। आंटी ने आगे कहा, मैंने उस लड़की वाले रिश्ते को मना कर दिया। अगर तुम दोनों सच में एक दूसरे का सम्मान करते हो तो मैं तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम दोनों अपना करियर संभालो। शादी के बाद भी तुम काम करोगी, परिवार को साथ चलाना होगा। मैंने सिर हिला दिया। आंटी, शुक्रिया, मैं कभी भी किसी की इज्जत नहीं गिराऊंगी। उसके बाद बातें आगे बढ़ीं। दोनों परिवार मिले। शुरू में थोड़ी अजीब सी थीं, लेकिन धीरे धीरे माहौल सामान्य हुआ। आर्यन के पापा ने मुझे देखकर कहा, बेटी, तुमने मेरे बेटे को सही राह दिखाई। कुछ महीनों बाद एक साधारण सी रस्म में हमारी शादी हुई। न कोई भव्य समारोह, न दिखावा, बस परिवार और कुछ करीबी दोस्त। शादी के बाद पहला साल चुनौती भरा था। आर्यन की मम्मी कभी कभी पुरानी आदत से ताना मार देती, बहू, खाना थोड़ा नमक कम है, या घर का काम भी संभालो नौकरी के साथ। लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहती, शांति से जवाब देती, आंटी, मैं कोशिश कर रही हूँ, आप बताएं कैसे बेहतर करूँ। और धीरे धीरे वो भी बदल गईं। एक बार ऑफिस में फिर अफवाह फैली। किसी ने कहा कि सारा ने आर्यन को फंसाया है पैसों के लिए। लेकिन इस बार आर्यन खड़ा हुआ। उसने सबके सामने साफ कहा, जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वो खुद अपनी ज़िंदगी संभालें। सारा मेरी पत्नी है और मैं उसे जानता हूँ। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ रोमांटिक फीलिंग्स नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ खड़ा होना भी है। आज हम दोनों अच्छी जॉब्स में हैं।
आर्यन ने अपनी कंपनी शुरू की है, छोटी सी लेकिन ईमानदारी से। मैंने भी प्रमोशन पा लिया। मम्मी अब हमारे साथ रहती हैं और राधा आंटी भी अक्सर आती हैं। कभी कभी पुरानी बातें याद करके हम सब हंसते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी वो ये है कि इज्जत कभी भी चुप रहकर नहीं बचती। बोलना पड़ता है लेकिन सही तरीके से। गलतियां करने वाले को मौका देना पड़ता है, लेकिन अपनी सीमाएं भी साफ करनी पड़ती हैं। अफवाहें फैलती हैं, लोग गलत समझते हैं, लेकिन सच हमेशा सामने आता है। बस धैर्य और साहस चाहिए। आर्यन आज भी कहता है, सारा, उस बारिश वाली रात से शुरू हुई हमारी कहानी, लेकिन असली शुरुआत तो तब हुई जब तुमने चुप रहने की बजाय खड़े होने का फैसला किया। और मैं मुस्कुराकर जवाब देती हूँ, और तुमने साथ खड़े होने का। दोस्तों, ज़िंदगी में प्यार आता है, लेकिन उसे इज्जत, समझ और सच्चाई के साथ जीना पड़ता है। अगर कोई गलती करता है तो उसे सुधारने का मौका दो, लेकिन खुद को कभी कमज़ोर मत बनने दो। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। राइजिंग सी इरोजन यानी समुद्री किनारों का धीरे धीरे टूटना और घुलना आज दुनिया के कई कोस्टल इलाकों के लिए एक खामोश लेकिन तबाहकुन क्राइसिस बन चुका है। ये सिर्फ ज़मीन का नुकसान नहीं है, बल्कि इंसानी ज़िंदगी, रिवायत और कलेक्टिव मेमोरी का भी मिट जाना है। कोस्टल गांव जो सदियों से अपनी पहचान, अपनी तहजीब और अपनी कहानियों के साथ जीते आए हैं, आज समुंदर के बेरहम फैलाव के सामने बेबस नज़र आते हैं। सबसे पहला और नुमाया असर मकानों पर पड़ता है। कोस्टल गांवों के घर अक्सर सीधे समुंदर के करीब होते हैं, जहां लोग मछली पकड़ने और समुंदरी ज़िंदगी से जुड़ी रोज़ी रोटी पर डिपेंड करते हैं। लेकिन जब सिया इरोजन बढ़ता है तो ये घर धीरे धीरे गिरने लगते हैं। दीवारें कमज़ोर होती हैं, बुनियादें हिलती हैं और आखिरकार एक दिन पूरा घर समुंदर में समा जाता है। ये सिर्फ एक फ़िज़िकल स्ट्रक्चर का खटमा नहीं होता, बल्कि उस घर से जुड़ी हुई यादें, रिश्ते और पहचान भी ख़त्म हो जाती हैं। सोचिए, एक ऐसा घर जहाँ 3 नस्लों ने ज़िंदगी गुजारी हो, जहाँ बचपन की हंसी, सदियों की खुशियाँ और बुज़ुर्गों की दुआएं बसी हों। जब वो घर गिरता है तो सिर्फ मिट्टी और लकड़ी नहीं टूटती, बल्कि एक पूरी हिस्ट्री मिट जाती है। ये लॉस किसी भी मॉनेटरी कॉम्पनसेशन से पूरा नहीं हो सकता। इससे भी ज़्यादा गहरा और जाज़बती नुकसान कब्रिस्तानों का मिट जाना है। कोस्टल इलाकों में अक्सर कब्रिस्तान भी समुंदर के करीब होते हैं। जब एरोजन होता है तो ये कब्रिस्तान भी धीरे धीरे समुंदर की लपेट में आने लगते हैं। कब्रों का टूटना, उनका पानी में बह जाना एक कम्युनिटी के लिए सिर्फ एक फ़िज़िकल ट्रेजेडी नहीं होती, बल्कि एक स्पिरिचुअल और इमोशनल सदमा होता है। कब्रिस्तान सिर्फ दफनान की जगह नहीं होती, बल्कि एक कलेक्टिव मेमोरी का मरकज़ होती है। यहाँ लोग अपने बुज़ुर्गों को याद करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं और अपनी हिस्ट्री से जुड़ते हैं। जब ये कब्रिस्तान मिट जाते हैं तो लोगों का अपने माजी से रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। ये एक ऐसी लॉस है जिसे वर्ड्स में बयान करना मुश्किल है। सिया इरोजन का तीसरा और शायद सबसे गहरा असर कलेक्टिव मेमोरी पर पड़ता है। हर गांव की अपनी कहानी होती है। किसी पुराने दरख्त के नीचे बैठकर सुनाई जाने वाली दास्तान, किसी नादी या किनारे से जुड़ी हुई रिवायत या किसी मकाम की अहमियत जो सिर्फ उस कम्युनिटी को समझ आती है। जब ज़मीन ही ख़त्म हो जाती है तो ये कहानियाँ भी धीरे धीरे लोगों की यादों से मिटने लगती हैं। जब लोग अपने गांव छोड़ने पर मजबूर होते हैं तो वो सिर्फ एक जगह नहीं छोड़ते, बल्कि अपनी पहचान का एक हिस्सा भी पीछे छोड़ देते हैं। नए इलाकों में बसना आसान नहीं होता। वहाँ न वही लोग होते हैं, न वही माहौल और ना ही वही कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जहाँ उनकी कहानियाँ समझी जा सकें। इस तरह से एक पूरी कम्युनिटी की शेयर्ड आइडेंटिटी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। इस प्रॉब्लम का एक और पहलू सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से भी जुड़ा हुआ है। अक्सर कोस्टल इरोजन से मुतासिर होने वाले लोग गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके पास न तो इतने रिसोर्सेज होते हैं कि वो अपने घरों को मजबूत बना सकें, और ना ही इतनी पॉलिटिकल आवाज़ होती है कि उनकी मदद के लिए पॉलिसीज़ बनाई जा सकें। नतीजा ये होता है कि यह लोग सबसे ज़्यादा नुकसान उठाते हैं, लेकिन सबसे कम उनकी सुनवाई होती है। क्लाइमेट चेंज भी इस क्राइसिस को और तेज़ कर रहा है। राइजिंग सी लेवल्स, इंटेंस स्टॉर्म्स और चेंजिंग वेदर पैटर्न्स इरोजन को एक्सेलरेट करते हैं। लेकिन आयरनी ये है कि जो लोग इस तबाही का सामना कर रहे हैं, उनका क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूशन सबसे कम होता है। इससे एक ग्लोबल इनजस्टिस का पहलू भी सामने आता है।
हालात इतने संगीन होने के बावजूद इस मसले पर ग्लोबल लेवल पर उतनी तवज्जो नहीं दी जाती जितनी ज़रूरी है, क्योंकि यह एक स्लो डिज़ास्टर है। यह एक तुम से नहीं होता बल्कि धीरे धीरे बढ़ता है। मीडिया और पॉलिसी मेकर्स अक्सर उन क्राइसिस पर फोकस करते हैं जो ड्रामेटिक और इमीडिएट हों, जबकि सी इरोजन जैसी प्रॉब्लम्स बैकग्राउंड में रह जाती हैं। इस सिचुएशन का हल सिर्फ इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस तक महदूद नहीं हो सकता, जैसे कि सी वॉल्स या बैरियर्स बनाना। ये ज़रूरी हैं, लेकिन ये सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ देते हैं। हमें इस मसले को एक होलिस्टिक नज़रिए से देखना होगा। इसमें सस्टेनेबल कोस्टल प्लानिंग, क्लाइमेट अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज़ और सबसे ज़रूरी अफेक्टेड कम्युनिटीज़ की पार्टिसिपेशन शामिल होनी चाहिए। साथ ही कल्चरल प्रिजर्वेशन पर भी फोकस करना होगा। ओरल हिस्ट्रीज़ को डॉक्यूमेंट करना, लोकल ट्रेडिशंस को आर्काइव करना और कम्युनिटीज़ की कहानियों को ज़िंदा रखना ज़रूरी है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब फिज़िकल जगह मिट जाती है तो कम से कम उनकी कहानियाँ ज़िंदा रहनी चाहिए। आखिर में राइजिंग सी इरोजन हमें यह याद दिलाता है कि इंसानी ज़िंदगी सिर्फ फिज़िकल स्ट्रक्चर्स तक महदूद नहीं होती। घर, कब्रिस्तान और ज़मीन सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं होते। यह यादों, रिश्तों और पहचान का हिस्सा होते हैं। जब यह सब मिटने लगता है तो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती है। अगर हमने इस क्राइसिस को समझने और इस पर एक्शन लेने में देर की तो आने वाले वक्त में न जाने कितनी और कम्युनिटीज़ अपनी ज़मीन, अपने बुज़ुर्गों और अपनी कहानियों से महरूम हो जाएंगी। ये सिर्फ एनवायरनमेंट का मसला नहीं बल्कि इंसानियत, इंसाफ और याददाश्त का भी मसला है।